हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्लास 10th का चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी चैप्टर हालांकि वैसे तो बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में से हटा दिया गया है इस साल के लिए, 21 और 22 के लिए सीबीएसई ने भी हटाया है, बट एनटीएससी क्योंकि हमारा टारगेट है, दैट इज व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, कुछ स्टोरी से रिलेट करती है, उस स्टोरी को हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी जस्ट एन इंट्रोडक्शन लेक्चर। हालांकि इसमें कोशिश करेंगे कि आधा पार्ट हम कंप्लीट कर दें, इंट्रोडक्शन से शुरू करके हाफ पार्ट तक हम इसको ले जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बट उसको समझने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी है कैसी। तो हम जानते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं। इवन दो व्यक्ति एक साथ बैठते हैं ना, तो उनके बीच में भी डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस कैसे भी देखा जा सकता है, भाषा के बेसिस पर भी, स्टेट्स के बेसिस पर भी, या फिर आपकी रिलीजन के बेसिस पर भी, बहुत सारे। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट हुआ कि हम आपस में बहुत अलग अलग हैं, ऐसा ही है ना। तो देखो यहां पर ये लिखा हुआ है कि हमारे लैंग्वेज या रिलीजन के बेसिस पर देखा जाए तो हम सभी की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। अब वो आइडेंटिटी हमें एक दूसरे से अलग बनाती है, चाहे हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, हमारे क्लासेस की बात करें, हमारे रिलीजन की बात करें, जेंडर की बात करें, कास्ट की बात करें, या ट्राइब्स की बात करें। तो एक्सेप्ट दीज थिंग्स वी आर एक्चुअली, हम बहुत एक दूसरे से अलग हैं, हमारी अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, एंड दीज आइडेंटिटीज वी एक्चुअली फॉलो। और इन आइडेंटिटी के बिहाफ पर हम सभी एक दूसरे से अलग हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं बिल्कुल आपके जैसा हूं, अपीयरेंस से भी अलग हैं, हमारे लैंग्वेजेस के बिहाफ पर भी अलग हैं, बट हाउ वी आर बाइंडिंग इन अ सिंगल थ्रेड, हम एक धागे में कैसे बंधे हुए हैं। तो उसके पीछे का कारण है कि डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर, स्पेशली अगर मैं बात करूं, हमारे देश के अंदर सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, या फिर कुछ ऐसी हमारे यहां पर कंडीशंस हैं दैट द पीपल आर फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट क्लास कैटेगरीज, या डिफरेंट रीजंस। वी ऑल आर, मतलब वी कैन से ना कि हम सब अलग अलग हैं, बट वी आर एक्चुअली बाइंड। हाउ कि भाई डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हु इज गिविंग अस अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी दैट हम अलग अलग होते हुए भी एक साथ रहेंगे, यूनिटी हमारी बनी रहेगी। आपने सुना होगा ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नो डाउट आपने सुना होगा। तो यहां पर वही चीज मैं बात कर रहा हूं कि डेमोक्रेसी ही वो बेटर फॉर्म होती है किसी भी गवर्नमेंट की, जो इस तरह की इतने डिविजन्स को एक साथ वो लेकर आ सकती है। डेमोक्रेसी गिव्स अस द सिचुएशंस, अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट, जहां पर लोग अपनी इन सभी डिविजन्स को, इन सभी डिफरेंसेस को एक साथ लाते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। और भाई अलग अलग जगह से हो आप, चाहे अलग अलग कास्ट कम्युनिटी के हो, बट यू गॉट द चांस टू डू सो, आप ऐसा कर पाते हो। इस चैप्टर के अंदर हम यही देखेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा हेल्पफुल होती है इन सभी डिविजन्स को एक्सेप्ट करने के लिए, अडॉर करने के लिए, एंड उसको कैरी फॉरवर्ड करती है, साथ में हम सबको एक साथ बनाए भी रखती है। तो ये कैसे अपॉर्चुनिटीज, मतलब कैसे पॉसिबल हुआ इन अपॉर्चुनिटीज को विच वी हैव एक्चुअली हैव टेकन। एंड इस चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कि हाउ द डेमोक्रेसी गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू डू सो, ओके। एंड सच काइंड ऑफ डिविजन, सच काइंड ऑफ inequalities and differences we are actually facing, but except that we are also having the unity in diversity। and मतलब वही इस चैप्टर का एक एसेंस होगा कैसे ये चीज हमने की। ओके, सो लेट्स डिस्कस कि अगर हम इस सोशल डिवीजन के बारे में देखें तो पब्लिक कैसे इसको एक्सपीरियंसेस करती हैं, कैसे जो कॉमन पीपल है वो उसने इन डिफरेंसेस को आज तक देखा है। तो इसकी शुरुआत, इस चैप्टर की शुरुआत आपकी जो बुक है उसमें बहुत ही सिंपल एक इंट्रोडक्शन से होती है। और ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें एक स्टोरी है छुपी हुई छोटी सी, और ये जो स्टोरी है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें दो व्यक्ति हैं। मैं बात करूंगा सबसे पहले यहां पे ओलंपिक्स की। अब भाई मैं तुम्हें ओलंपिक्स की वैसे स्टोरी नहीं सुनाने वाला हूं, हाँ, बट ओलंपिक्स हुए थे 1968 में मैक्सिको सिटी, अमेरिका, आप जानते हो। तो मैक्सिको के अंदर यहां पर ओलंपिक्स हुए, और उस ओलंपिक में कुछ कंडीशंस, कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। यहां पर जैसा फोटो में देख पा रहे हैं, यहां पर दो व्यक्ति हैं। पहले में है टॉमस स्मिथ और दूसरे में है जॉन कार्लोस। तो ये जो टॉमस स्मिथ हैं एंड जॉन कार्लोस हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप इनके बीच में, अगर मैं और कुछ नहीं कहूं और सिंपल सा एक आपको फंडा बता दूं, तो उसमें आपको एक डिफरेंस जरूर दिख रहा होगा। इनके बीच में और इनके बीच में दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या दिख रहा है, तो यू विल से कि सर दीज
these two athletes are black and rest of the people in this photograph are white. So what is actually inside in this picture? A huge difference. What kind of huge difference? We have seen these people that they are actually protesting and for something actually. Then what kind of protest they are doing? They are just doing such kind of protest for the policy of apartheid, और या फिर जो black communities के साथ में जो differences they are facing and the problems which they are faced, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया. कहां पर किया? जो ओलंपिक्स हुए 1968 में मैक्सिको सिटी में, जब इनको मेडल्स दिए जा रहे थे बिकॉज दे हैव वॉन द रेस. 200 मीटर की एक रेस हुई थी. उस रेस में टॉमस स्मिथ एंड जॉन कार्लोस ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया एंड दे गॉट द गोल्ड मेडल एंड रेस्पेक्टिवली ब्रॉन्ज मेडल. यहां पर एक और व्यक्ति है, इसके बारे में और बात करेंगे. और ये दोनों कौन थे? दीज वर अफ्रीकन अमेरिकन. अभी अफ्रीकन अमेरिकन कौन होते हैं ये भी आप समझें. जो लोग, तुम्हें पता होगा, आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था स्लेव ट्रेड, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हमने इसको पढ़ा था. तो स्लेव ट्रेड के तहत यूरोप से, अफ्रीका से, यूरोप वाले मतलब फ्रांस वाले जो लोग थे वो बेसिकली फ्रांस से निकलते थे, अफ्रीका पहुंचते थे, अफ्रीका से स्लेव्स को कैरी करते थे और कहाँ ले जाते थे? वो ले जाते थे अमेरिका में और दे देते थे, वहां पे छोड़ देते थे स्लेव बनने के लिए. तो ऐसे में वही अमेरिकन जिन्होंने अफ्रीकन कम्युनिटी को स्लेव बनाया, वहां पर इन अफ्रीकन कम्युनिटीज ने अपने सेटलमेंट्स बनाए एंड वहां से इनका एक जर्नी जो था वो नया स्टार्ट हुआ. एंड दैट जर्नी गिव्स देम चांस कि वो वहीं के होके रह जाएं. तो ऐसी जो कम्युनिटी थी, जो ब्लैक कम्युनिटी थी, दे कॉल्ड द अफ्रीकन अमेरिकन. इसमें से 2 पर्सन जिसका नाम था, एक का नाम टॉमस स्मिथ और दूसरे का नाम था जॉन कार्लोस. टॉमस स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, these 2 people take participation in a race, 200 meter race in an Olympics, and they got the bronze and gold medal. Got it? तो ऐसे में ये तो इन 2 लोगों की कहानी हुई. बट ये जो 2 हाथ खड़े कर रखे हैं इन्होंने, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि जब मेडल सेरेमनी हुई थी और जब अफ्रीकन फ्लैग ऊपर की ओर बढ़ रहा था नेशनल एंथम के साथ में, तो इन्होंने क्या किया? इन दोनों ने अपने सर को नीचे झुकाया, आंखों को बंद किया और अपना एक हाथ ऊपर उठाया. इनके हाथों को, इनको देखें अगर आप, फॉर श्योर अगर आपको एक चीज इसमें दिख रही होगी, हाथों में ग्लव्स हैं. अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे, हालांकि जो फोटो है थोड़ी सी ब्लर है और थोड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट भी है, पूरी ब्लैक एंड व्हाइट है, थोड़ी नहीं, तो इन्होंने अपने गले के अंदर एक मफलर जो है वो ले रखा है एंड दैट इज ब्लैक मफलर. तो ये जो मफलर है, ये स्कार्फ है, तो ये ब्लैक स्कार्फ है. इन्होंने ब्लैक यहां पर ग्लव पहन रखा है. अगर थोड़ा सा और गौर करेंगे तो इनके जो सॉक्स हैं, वो सॉक्स भी कैसे हैं? ब्लैक हैं. उन्होंने शूज नहीं पहन रखे हैं, ब्लैक सॉक्स पहन रखे हैं जो टॉमस स्मिथ हैं उन्होंने. तो क्या था इसके पीछे के कॉज? तो देखिए इन्होंने क्या किया? ब्लैक ग्लव पहना, उन्होंने अपनी जो फीस्ट है उसको कवर किया. ये रिप्रेजेंटेशन चिप कर रहा है ब्लैक पावर का अमेरिका के अंदर, के ब्लैक्स के पास में पावर है. ये कौन सा वाला ब्लैक ग्लव है? मतलब ये स्मिथ वाला है, ठीक है. तो उन्होंने अपने राइट हैंड में पहना है ब्लैक ग्लव, जो कि बताता है ब्लैक पावर को. और जबकि मैं कार्लोस के बारे में बात करूं, जॉन कार्लोस के बारे में बात करूं, तो इन्होंने भी ब्लैक ग्लव पहन रखा है, लेकिन बट इन राइट हैंड. तो इनका क्या मतलब है? राइट हैंड में इसने जो ब्लैक ग्लव पहना है, तो देखो यानी इन्होंने लिखा कि रिप्रेजेंट कर रहा था यूनिटी ऑफ ब्लैक कम्युनिटी इन अमेरिका, कि जो ब्लैक कम्युनिटी अमेरिका में उनकी यूनिटी को ये शो कर रहा है. तो ये वाला ब्लैक ग्लव, अब क्योंकि एनटीएससी का एग्जामिनेशन है, अगर बहुत ज्यादा डीपली पूछ ले तो ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है वो, ठीक है. तो ही इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग थ्रू हिज ब्लैक ग्लव कि भैया हम सभी बहुत ज्यादा सक्षम हैं, हम सभी के पास में पावर है एंड अल्टीमेटली हम सभी ने यहां पर अपनी पावर शो कर दी है, ब्लैक कम्युनिटी. एंड यहां पर ये बोल रहा है हम सब कैसे हैं? एक हैं, ठीक है, इन दोनों के हिसाब से. तो देखो यहां पर एक और चीज है, हाँ जी, यहां देखिए नेक्स्ट जो ब्लैक स्कार्फ इन्होंने पहना था, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये स्टूड करता है या रिप्रेजेंट करता है ब्लैक प्राइड को, दैट वी आर एक्चुअली गिविंग यू द चांस टू मेक प्राउड ऑन अस, कि आप हमें तुम्हें चांस दे रहे हैं कि तुम हम पे प्राउड फील करो. तो ये क्या है? प्राइड का एक तरीके से सिंबलाइजेशन है. ब्लैक सॉक्स, शूज नहीं पहने, रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो पॉवर्टी है, वी आर एक्चुअली फेसिंग दैट, हम उसमें गरीबी में जूझ रहे हैं. तो ये चीजें यहां पर इन्होंने बताई हैं. यहां पर एक और पर्सन है इन सभी के साथ में, व्हाइट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हालांकि हाथ तो इन्होंने ऊंचा नहीं किया, बट यस, यहां पर ये जो व्यक्ति थे ये भी इस बात से
काफ़ी ज़्यादा सहमत थे कि इनके साथ में जो हो रहा है दैट इज़ नॉट गोइंग इन अ राइट वे, वो सही नहीं चल रहा है। ही वॉज ऑस्ट्रेलियन एथलीट जिनका नाम था पीटर नॉर्मन। अब ये पीटर नॉर्मन से स्पाइडरमैन आपको याद नहीं आनी चाहिए, पीटर और नॉर्मन दो अलग अलग कैरेक्टर थे, तो स्पाइडरमैन के फैंस इस चीज़ को आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो पीटर नॉर्मन ये व्यक्ति थे, एथलीट थे, इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ सेकंड पोजीशन गेन की थी, बट हाँ ही वॉज ऑल्सो गिविंग दैम सपोर्ट। कैसे? इन्होंने अपने हाथ पर, हालांकि उस तरफ है, जैसे आपको पता होगा यहाँ पे एक ब्लैक पट्टी बांध लेते हैं अपन, एक पैसिव रेजिस्टेंस का हम सिंबलाइजेशन देते हैं, तो वैसे इन्होंने भी किया, इन्होंने एक अपने राइट बैंडेज इन्होंने गेन की, जो कि बताते हैं कि वो जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके, जो इनके साथ में हो रहा है ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस, उसके अगेंस्ट में है। तो इन्होंने सपोर्ट दिया इन दोनों लोगों को, और ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट काफी बड़ा था। ठीक है, सो होपफुली ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। एक बार जरूर से इस पे नजर मार लीजिए, फिर देखते हैं, आगे बात करते हैं। अब तुम जानते ही हो कि ऐसा कुछ अगर होगा तो दुनिया चुप थोड़ी होगी, क्योंकि जब कोई चीज सही हो और दुनिया उसको गलत साबित करती है, और अल्टीमेटली द पीपल एक्चुअली फॉलो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स जो दुनिया ने दिए हैं, आप सही हो और आपने चिल्ला करके अपनी बात बताना चाहा तो आपकी आवाज़ को दबाया जाता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होने लगा। इन्होंने कहा कि भैया ओलंपिक गेम्स में आप अपने जो जाती मामले हैं वो शो नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ यहाँ पे कि उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, यू कैन नॉट रेज दोज थिंग्स इन ओलंपिक गेम्स। तो ये जो कार्लोस और स्मिथ के साथ में जो मेडल्स दिए गए थे, या इनको जो मेडल्स मिले थे, उन सभी से वो मेडल्स वापस से ले लिए गए कि भैया तुम लोगों ने गलत किया है और आप लोग अब यहां से चले जाओ। तो इनको घर पर भेज दिया गया, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म दे हैव फेस्ड, इनको बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। एक्चुअल में यहाँ पर जो कंडीशंस थी वो इस तरह की थी कि लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे ओलंपिक्स में कि ये क्या हो गया, इन लोगों ने कैसे अपनी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो उसको दुनिया के सामने रख दिया, अपने नेशन के अगेंस्ट में कैसे हो गई। नेशन के अगेंस्ट में नहीं था, ये पैसिव रेजिडेंस था। तो अब यू कैन से कि एक तरीके से सत्याग्रह था ये। अभी जो पैसिव रेजिडेंस है इसको लोग पचा नहीं पाए बस। अब एक और चीज, जो पीटर नॉर्मन थे उनको भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा इस चीज से। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया था, उनको थोड़ा बहुत गिल्टी माना गया है इसमें, क्योंकि वो वाइट कम्युनिटी थे, तो इस कारण से उनके साथ में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। ब्लैक्स के साथ में हमेशा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, चाहे आप यूएस की बात करें, चाहे आप यूरोपियन किसी भी कंट्री की बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज में भी तुम जानते थे, जहाँ जहाँ पे वाइट कम्युनिटी का डोमिनेशन था वहाँ पे ब्लैक्स के साथ में बहुत डिफरेंस किया जाता था। इंडिया वॉज ऑल्सो द वन ऑफ एग्जाम्पल्स वी हैव फेस्ड। तो यहाँ पर नॉर्मन के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसको नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया गया, और उनको लगा, उनको ऐसा माना गया दैट यू आर ऑल्सो अ गिल्टी, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जिनको इन्वॉल्व नहीं होना था, बट यू हैव टेकन पार्टिसिपेशन अननेसेसरीली। सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुआ। इसके बाद में इन सभी का, इन तीनों जो लोगों का मोटिव था वो ये था कि वर्ल्ड एक्चुअल में इस मतलब इसके ऊपर थोड़ी सी अटेंशन लेकर आ जाए। ओके, सो जो भी डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ प्रैक्टिस किए जा रहे हैं उसको पूरी दुनिया देख सके, अमेरिकन कैसे सिविल राइट्स छीन रहे हैं कॉमन पीपल के जस्ट बिकॉज वो ब्लैक हैं। तो ऐसे में यहां पर जब ये मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो टाइम ऐसा भी आया कि जब वर्ल्ड ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। देखो थोड़ा सा और बैक जाते हैं, और बैक जाने पर थोड़ा समझते हैं 1968 ओलंपिक्स, वहां पर इस कंडीशन को दुनिया ने देखा पहली बार 1968 में। दे पीपल रियलाइज्ड कि क्या कंडीशंस हुई और कैसा क्या चल रहा है। तुम जानते ही हो साउथ अफ्रीका के अंदर गांधी जी का प्रोटेस्ट 1901 से लेकर 1910 तक, 1910 तक। अब साउथ अफ्रीका में हो गया, इंडिया के अंदर आपने देखा वाइट कम्युनिटी को यहां से हटाना पड़ा, अब थोड़ा थोड़ा करेज लोगों के अंदर आने लगा। तो ऐसे में यूएस के अंदर भी यही हुआ। हालांकि यूएस में पूरी तरीके से चीज अभी तक अबॉलिश नहीं हुई है, जस्ट बिकॉज आपके सामने एग्जांपल आया थोड़े दिन पहले ही कि ब्लैक कम्युनिटीज, अब तो खैर हालांकि रशिया और यूक्रेन वाला वॉर चल रहा है, बट इसके पहले आपने एग्जांपल देखा कि वहां पर ब्लैक कम्युनिटीज कैसे वापस रोडों पर आ गई थी एंड दे हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द वाइट कम्युनिटी, क्योंकि वहां पर स्टिल इस तरह का बिहेवियर हो रहा था। तो यहां पर मैंने आपको फिर बताया कि अमेरिका कैसे सिविल राइट्स अबॉलिश कर रहा है, सिविल राइट्स इनसे छीन रहा है,
एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसी चीज को यहां पर फर्स्ट टाइम देखा गया 1968 टू 2005 में, जब रियलाइज हुआ, वर्ल्ड को महसूस हुआ और इनको राइट्स दे दिए गए इनके, तब 2005 में इन दोनों के रेस्पेक्ट में जो सेंट जॉन्स स्टेट यूनिवर्सिटी, इन्होंने क्या किया, इनके स्टैचू बनाए। हालांकि आपको लग रहा होगा फोटोग्राफ में काफ़ी छोटे हैं, बट नहीं, छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े स्टैचूज़ हैं ये। और इन स्टैचूज़ को इस यूनिवर्सिटी में लगाया गया है जस्ट बिकॉज ये दोनों जो व्यक्ति थे ये पास आउट थे कहाँ से, इसी यूनिवर्सिटी से। सो सेंट जॉर्ज स्टेट जो यूनिवर्सिटी है, जहाँ से जो टॉमी और कार्लोस पहले पढ़ के निकले हुए हैं, इनके ऑनर में इस यूनिवर्सिटी ने इनके स्टैचू को यहाँ पर एक तरीके से इंस्टॉल किया हुआ है। एंड दिस वॉज जस्ट काइंड ऑफ रेस्पेक्ट दे हैव नाउ गेन्ड। इनके गले के अंदर देखो मेडल भी दिख रहा होगा, एंड शूज देखो, अगर उस फोटोग्राफ में आपको नहीं दिखा है तो यहाँ पर शूज हैं, ओके, यहाँ पर शूज हैं, लेकिन उन्होंने वाइट सॉक्स पहन रखे हैं, देखो, यू कुड सी नाउ, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, वाइट ब्लैक ग्लव्स हैं, ब्लैक सॉक्सेस हैं, ओके। सो ये चीज़ें इस स्टोरी को आपको बताया गया इस शुरुआत में, इस चैप्टर की शुरुआत में, जस्ट टू मेक यू रियलाइज के हाउ द पीपल just due to their skin color they faced so many discrimination, so many divisions you can say, आपकी society के divisions just because of your skin color the people actually faced, not just because of their skin color, because of their tone, because of their residentials, because of their reasons, they all faced so many discrimination all over the world. We just saw an example, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे examples भी हैं जहां पर ड्यू टू जेंडर भी ऐसे तो हमारे काफी सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड अल्टीमेटली दीज ऑल गिव्स अस द स्लाइटली लाइट फॉर हैविंग और फॉर फाइटिंग अगेंस्ट देम, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। यहां पर हम बात कर रहे हैं सिविल राइट मूवमेंट इन अमेरिका। अभी ये जो हुआ 1968 के बाद में जो हुआ, उसके बाद में अमेरिका के अंदर सिविल राइट्स को लेकर के जो अभी इनके पास में नहीं थे, उसके अगेंस्ट में मूवमेंट चलना शुरू हुए। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से मूवमेंट किया पहले, लेकिन ये जान लीजिए ये सिविल राइट मूवमेंट्स हैं क्या। तो यूएसए के अंदर 54 से लेकर 68 के बीच में कुछ मूवमेंट्स चल रहे थे जिसको सपोर्ट किया गया अमेरिकन के थ्रू, लेकिन जो ब्लैक कम्युनिटी थी उसके थ्रू इनको कहा गया सिविल राइट्स मूवमेंट। इनका एम था कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ब्लैक्स के अगेंस्ट में वो रोक दिया जाए, ठीक है। अफ्रीकन अमेरिकन को जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था दैट मस्ट नॉट बी देयर। अब लीगली ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। इन सभी में जो सबसे ज्यादा प्रायर थे वो थे मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले आप ये कह सकते हो बहुत ही मास लेवल पे, बहुत ही बड़े लेवल पर इन्होंने इस मूवमेंट को लेकर गए और नॉन वायलेंट मेथड दे हैव एक्चुअली फॉलोड। ये जो सिविल डिसोबीडियंस था, इन्होंने अपने इस पूरे के पूरे इवेंट में, इस पूरे के पूरे मूवमेंट में दे हैव फॉलोड सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस, ओके, नॉन वायलेंट प्रैक्टिस दे हैव फेस्ड और दे हैव डन। यहां पर और अगर मैं आपको बात करूं तो जो ब्लैक कम्युनिटी थी उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, माना जाता था अमेरिका के अंदर। अफ्रीकन अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन और ब्लैक्स, ये वो टर्म्स थे जो इन लोगों के लिए यूज किया जाता था। ये लोग कौन थे? ये बेसिकली वो लोग थे, जैसे मैंने आपको बताया, अफ्रीका से, जिनको स्लेव बना के लाया जा रहा था 17th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला टाइम ड्यूरेशन, उसके पहले वाला टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये इनके अगेंस्ट में और इनकी बेनिफिट्स के लिए अमेरिकन वाइट कम्युनिटी के अगेंस्ट में और ब्लैक्स के बेनिफिट्स के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था एंड काफ़ी हद तक सक्सीडेड रहा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, हम बात कर रहे हैं मार्टिन लूथर किंग की। हाँ, एक और मूवमेंट इन बिटवीन हुआ था 1966 के अंदर, जो कि 1975 तक रहा। इसको द ब्लैक पावर मूवमेंट कहा गया था। ये एक तरीके का मान सकते हो वॉयलेंट एक्शंस थे, इसमें मिलिटेंट मूवमेंट्स शामिल थे। इसके अंदर वॉयलेंस को सपोर्ट किया गया था कि वॉयलेंस करनी पड़े तो करिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पैसिव है, ये थोड़ा सा रिजिड है, आप कह सकते हो, थोड़ा सा कठोर है, और ये थोड़ा सा इजी गोइंग था। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, एक तरीके का एक ऐसा पब्लिक स्पीकर कह सकते हो, एक्टिविस्ट कह सकते हो, जिसने उस टाइम ड्यूरेशन में इन लोगों का वो आवाज़ बन के हमारे सामने आया। ये अपने इस मतलब आप कह सकते हो ना,
स्पोक पर्सन बोलते हैं बेसिकली इसको। तो ये कौन थे? ये एक लीडर थे जो कि अपनी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशनशिप कर रहे थे। आगे चल करके ये पॉलिटिक्स में भी आते हैं और मिनिस्ट्री संभालते हैं। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट पॉइंट को देखना है कि ये जो डिफरेंसेस हैं, ये सिमिलरिटीज हैं, डिविजन्स हैं, ये किन किन बेसिस पर होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी कि यहाँ पर अगर हम डिफरेंट सिमिलरिटीज एंड डिविजन्स की बात करते हैं, तो जैसे अभी हमने एथलीट्स का एग्जांपल लिया, तो वहां पर हमने देखा कि कैसे ये सोशल डिविजन्स और सोशल इनइक्वालिटीज के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे समझें, हमने प्रीवियसली पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में भी इसका एग्जाम्पल लिया कि कैसे बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में हमने अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स देखे ऑन डिफरेंट बेसिस। कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आप लोग क्या करें, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि you all the people must follow a particular common language in Sri Lanka and some of them are not actually able to speak that। तो कुछ तो बोल ही नहीं सकते और उनको कहा जा रहा है कि तुम भाई फॉलो करो, तो कैसे पॉसिबल होगा। तो हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल भी देखा जहां पे रीजनल और आपके सोशल डिविजन्स एग्जिस्ट करते थे। बेल्जियम के अंदर भी हमने नोटिस किया है कि जो लोग रह रहे थे अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोलते थे। तो ये सारी चीजें, और श्रीलंका में भी सेम ऐसा ही था। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हर जगह। आप इनका एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो? अपने भारत का एग्जाम्पल ले लो। लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर जो कितने सारे डिविजन्स को एक साथ लेकर चल रहे हैं, कितने सारे उनके पास में ऑप्शंस हैं, कितने सारे उनके पास में कैटेगरीज हैं फॉर मेकिंग वन पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अनदर वन। ठीक है, सो ऐसे में ये तो एग्जाम्पल है। सिमिलैरिटीज भी हैं, बिल्कुल। आप अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो यू आर एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड द हिंदी लैंग्वेज, यू नो। तो आप मेरे से सिमिलर हैं एक तरीके से। ये एक तरीके का हमारा एथेनिक सिमिलैरिटीज हैं। और बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं। इसके अलावा आप ऐसे मान लीजिए हिंदी भाषा बोलने वाले, राजस्थान से रिलेट करने वाले, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहने वाले, नॉर्थ इंडिया में रहने वाले, राजस्थान के पास में रहने वाले, राजस्थान में रहने वाले, बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं। गॉट इट? सो ये चीज़ें हैं जो हमारे साथ में सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस लेकर आती हैं। जो डिफरेंसेस होते हैं, जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, दे आर एक्चुअली द मेकर्स ऑफ द डिविजन्स। ठीक है, तो ये डिविजन्स के मेकर्स हैं, एक तरीके से डिवीजन कर देते हैं सोसाइटी में ऑटोमेटिकली। सो ये जो डिफरेंसेस हैं, इनका ओरिजिन कैसे होता है? अगर मैं इसको बहुत ही एक सिंपल मैनर में बताऊं तो इनका ओरिजिन कैसे होगा, ये जो डिफरेंसेस हमने देखे हैं। तो पहले तो ये समझो कि ये डिफरेंस होते क्या हैं, सोशल डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा बताऊं आपके लिए कि ये सोशल डिफरेंसेस क्या हैं, तो ये सोशल डिफरेंसेस बेसिकली एक तरीके का डिवीजन है जिसके अंदर जो अ ग्रुप कैन बी डिफरेंशिएटेड और डिफरेंट ड्यू टू देयर रेस, रिलीजन, देयर लैंग्वेज और देयर कल्चर। मतलब ऐसे समझें कि सोशल डिवीजन एक ऐसा डिफरेंशिएशन होता है अमंग द ग्रुप्स जो कि उनके रेस, उनकी कास्ट, उनके लैंग्वेज और उनके कल्चर के बिहाफ पे डिसाइड किया जाता है। मतलब मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स कैन बी कंसिडर एज द सोशल डिफरेंसेस। गॉट इट? सो बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस हैं कि आप इन सब चीज़ों के बिहाफ पे क्या कर दें, आप सोशल डिफरेंसेस क्रिएट कर दें। तो मैं अभी और बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन तुम थोड़ा ऐसे समझो कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं। यहां पर ये जो सोशल डिविजन्स है ना, ये सोशल डिफरेंसेस, देखिए, इट बिकेम ए सोशल डिवीजन व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस आर जॉइंड बाय द अनदर सेट ऑफ सोशल डिफरेंसेस। आई नीड टू एक्चुअली क्लेरिफाई इट जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहा है इसने, यहां पर इसने बोला इट बिकम्स अ सोशल डिवीजन। ये एक सोशल डिवीजन जो होता है वो सोशल डिफरेंसेस के साथ में, इट बिकम अ सोशल डिवीजन। ये जो डिफरेंसेस हैं ये सोशल डिवीजन बन जाता है। दोबारा समझे, ये जो डिफरेंसेस हैं ये डिवीजन बन जाता है। कब बन जाता है? जब ये डिफरेंसेस एक साथ आ जाते हैं। जब ये डिफरेंसेस एक साथ आ जाते हैं, या तो सिमिलरिटीज एक साथ आ जाएं आपके और मेरे बीच में, या डिफरेंसेस आपके और मेरे बीच में एक साथ आ जाएं, तो ऐसे में ये आगे चल करके हमारे बीच में डिविजन्स क्रिएट कर देगा। ओके, क्या करेगा? ये सोशल डिवीजन कब होगा? जब ये सारे डिफरेंसेस एक दूसरे को जोड़ लेंगे, एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे। हिंदी बोलने वाले जब एक साथ आ जाएंगे तो वो उनका कैटेगराइजेशन हो जाएगा, उनका डिवीजन बन जाएगा। ठीक है, ये लाइन यहां पर ये समझाना चाह रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ वहां पर भी, व्हाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक अकेला व्हाइट कम्युनिटी का आदमी
अकेला पूरा रूल नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता सारे ब्लैक्स के साथ में डिवीजन किया जाए या डिफरेंसेस किए जाएं, वो नहीं हो सकता। जब व्हाइट कम्युनिटी पूरी एक तरफ आ जाएगी और ब्लैक कम्युनिटी पूरी एक तरफ आ जाएगी, ब्लैक्स को जब पुअर और एक तरीके से ये माना जाएगा कि इनको हमेशा दबा के रखना है, सप्रेस्ड क्लास बनाना है, तभी उनको आप सप्रेस्ड बना सकते हो। एंड व्हेन दे एक्चुअली देम सेल्फ मतलब इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ हमारे साथ तो ऐसा ही होगा, तो वहां से ये जो सिमिलरिटीज या डिफरेंस हैं वो डिविजन्स बना लेंगे, वो अपोज नहीं करेंगे ना, तो फिर उनको आगे चल करके सारी की सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी, जैसा हुआ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के बीच में, ठीक है। एंड आगे चलकर आप समझो, पहले तो आप कैसे थे, आप अलग थे जस्ट ड्यू टू योर स्किन कलर। नाउ द कंडीशन वाज कि आपको इनकम फैक्टर भी इसमें जोड़ दिया गया कि आप जो ब्लैक कम्युनिटी से हैं, यू ऑल आर पुअर एंड यू मस्ट नॉट टेक डोमिनेटेड पार्ट इन द पॉलिटिक्स, और जो भी नेशन के अंदर प्लेस है वहां पे डोमिनेशन वाला हिस्सा तो आप गेन कर ही नहीं सकते हो, एंड जो रिच क्लास है उसमें आप आ ही नहीं सकते हो। तो ये चीज भी यहां पर जोड़ी गई, एंड दैट शुड नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा लेकिन वहां पर हुआ था। सो लेट इट बी। चलिए आगे चल के बात करते हैं। यहां पे जो ब्लैक्स थे, ब्लैक्स को माना जाता था दैट दे आर पुअर, होमलेस, एंड जो वाइट थे ये रिच थे और एजुकेटेड थे। इसने क्या कर दिया, दे एक्चुअली इट क्रिएटेड a divide into people, making them feel that they are from different communities। जो अलग अलग डिविजन्स आए उससे ये चीज़ क्लियर हुई कि आप अलग अलग क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एंड आपके बीच में डिफरेंसेस हैं, यू ऑल आर नॉट कॉमन, आप कॉमन नहीं हैं। होपफुली दिस हैज़ एक्चुअली अंडरस्टेबल। तो ये तो कोई ऐसा था नहीं कि आपको समझ में नहीं आया होगा, होपफुली यहाँ पर मैंने इस चीज़ को अच्छे से समझा दिया है और आपको समझ में आ गया है। बट कहीं भी अगर प्रॉब्लम है तो फिर भी मैं इस चीज़ को एक बार रिपीट करवा दूंगा लास्ट में, ठीक है। सो आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। देखिए यहाँ पर अब ये जो डिफरेंसेस हैं इनका ओरिजिन कैसे होता है। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब कोई बच्चा बर्थ लेता है तो जिस प्लेस पे उसने बर्थ लिया है, अच्छा चलो पहले बर्थ ही देख लो एक बार, कि बाय बर्थ जैसे ही कोई बच्चा कहीं पर बर्थ लेता है तो वहीं से पहला डिवीजन शुरू हो जाता है। नॉर्थ इंडिया में लिया है कि साउथ इंडिया में लिया है, व्हाइट कम्युनिटी में लिया है, ब्लैक कम्युनिटी में लिया है, हिंदी बोलने वाले लोगों के बीच में लिया है, या रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के बीच में लिया है, तो वहां से पहला जो डिफरेंस है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। ये बर्थ के साथ में ही होता है और यहीं से ओरिजिन होता है सबसे बड़े, एक तरीके से आप कह सकते हो उस थिंकिंग का, जहां पर यह मान लिया जाता है कि हम वी आर बेटर देन दैट सोसाइटी या वी आर इंफीरियर देन दैट सोसाइटी। ओके, सो इस तरह की चीज़ें। फिर हमारी चॉइसेस पर, मैं किस तरह की सोच रखता हूँ, मैं किस तरह का सोचता हूँ, मेरा किस चीज़ में बिलीव है, क्या चीज़ मैं नहीं मानता, क्या मैं बोलता हूँ, क्या मैं करता हूँ, वो सारी चीज़ें। एक बार देखो सारे पॉइंट्स देख लेते ना। तो दीज आर द 4 बेसिक पॉइंट्स। ये 4 बेसिक पॉइंट है, इनको देखो। सबसे पहले मैंने आपको बताया बर्थ, फिर दूसरे नंबर पे बताया चॉइस, कि मैं मेरी सोच के बिहाफ पर अलग होऊंगा। मैं कैसे पढ़ता हूँ, कितना नहीं पढ़ता, क्या मेरा एजुकेशन है, क्या मेरा कल्चर है, किन चीज़ों पे मैं बिलीव करता हूँ, उसके बिहाफ पर भी मैं एक दूसरे से अलग हो जाता हूँ। द फर्स्ट पॉइंट वॉज बर्थ, सेकेंड वॉज चॉइस। ऑन माई चॉइस, ऑन द माई अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, मैं मेरी एक अलग सोसाइटी बनाऊंगा। और थर्ड मेरा धर्म। फिर भाई इस धर्म को आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, आप मानते हो नहीं मानते हो, बट जो भी आपका सरनेम है, बहुत सारे लोग अपना सरनेम लगाएंगे, आपके धर्म के आधार पर वो सरनेम होगा, उसके बिहाफ पर भी आपके साथ में डिविजन्स होता है। ये डिफरेंसेस आप लेकर आते हो, ठीक है। इसके साथ में आपका इकोनॉमिकल स्टेटस, ये सब कुछ हो गया। आपकी भाषा हो गई, आपकी जाति हो गई, आपका धर्म हो गया, आपका बर्थ प्लेस हो गया। उसके बाद में क्या इन सभी के ऊपर, मैं यूं कह सकता हूं कि इन सभी के ऊपर एक जो स्टेटस है वो है आपका इकोनॉमिकल स्टेटस। ये डोमिनेटेड है। बर्थ प्लेस कुछ भी हो आपका, चॉइस आपकी कुछ भी हो, आपका रिलीजन कुछ भी हो, बट इफ यू आर इकोनॉमिकल, मतलब आज के सिनेरियो की बात कर रहा हूं, एट प्रेजेंट सिनेरियो, इफ यू आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग देन ऑल सच डिविजन्स कैन बी ओवरलैप्ड, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, इकोनॉमिकल स्टेटस आपका कैसा है, आप रिच हैं, पुअर हैं, तो सारी चीजें देखी जाती हैं। तो दीज आर द बेसिक ऑरिजिन्स ऑफ सच डिफरेंसेस। ये कुछ बेसिक ऑरिजिन्स हैं इन डिफरेंसेस के, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो इकोनॉमिकल स्टेटस, माइकल जैक्सन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है।
माइकल जैक्सन ने क्या किया, वो एक वही ब्लैक कम्युनिटी से रिलेट करते थे, बट उन्होंने कई सारी सर्जरीज के बाद में अपने आप को बिल्कुल ही मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया था बिल्कुल ही, ठीक है। एंड यू मस्ट नॉट बिलीव कि उनकी इतनी सर्जरीज हुई थी कि ये मान के चलें कुछ भी उनके फेस पे ओरिजिनल नहीं था, ठीक है। जैसे वो उन्होंने जन्म लिया, बहुत सारे फोटोग्राफ्स आप देखेंगे, तो ये तो एक एग्जांपल है कि इफ़ यू हैव इकोनॉमिकली यू आर स्ट्रॉन्ग देन यू कैन चेंज ऑल सच डिविजन्स जो आपको बाय बर्थ मिले हों, चाहे आपके बाय चॉइस हो, चाहे आपका जो धर्म हो, यू कुड चेंज एवरीथिंग इफ़ यू आर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, ओके। सो ये, लेकिन हाँ आपको तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो दीज आर द 4 पॉइंट्स जिसके भी आप कह सकते हो कि सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं और ये वो बेसिस है, ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट द नेक्स्ट वन, ओके। सो ये ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग जो डिफरेंसेस हैं, इसको थोड़ा सा हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग, बट इसके पहले, इसको पढ़ाने से पहले आई जस्ट वांट कि आप इस चीज़ को अश्योर कर लें कि जो भी चीज़ें अब तक हमने पढ़ी है वो सारी चीज़ें तुम्हें आती हैं, ठीक है। तो एक बार वापस से मैं बैक जा करके ये पॉइंट्स थोड़ा सा आपको मेमोराइज करा देता हूँ और मेरे हिसाब से आपको कोई इशू होंगे नहीं। चलिए तो करें शुरू। देखिए भाई, एक सेकेंड रुक जाएं, स्टार्टिंग कर दें, यहाँ पे आ गए अपन, ये लीजिए। तो भाई स्टोरी हमने देखी मैक्सिकन ओलंपिक में कि कैसे यहाँ पे टॉमस स्मिथ एंड जॉन कार्लोस ने अपनी साथ में हो रही जो प्रॉब्लम्स थी उसको इन्होंने आप सभी को नोटिफाई कराया। मैक्सिकन ओलंपिक्स जब हुए 1969 में, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो कि इनके साथ पॉलिसीज फॉलो की जा रही थी, जो ब्लैक कम्युनिटीज को फेस करना पड़ रहा था डिस्क्रिमिनेशन, उसके अगेंस्ट में दे हैव प्रोटेस्टेड लाइक दिस वे। इसके अंदर इनको सपोर्ट किया था पीटर नॉर्मन ने। इसके कारण से इन लोगों को काफ़ी सारा डिस्क्रिमिनेशन और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, इनके मेडल्स को वापस ले लिया गया। इवन जो पर्सन इसके अंदर पैसिव इनको सपोर्ट कर रहा था, जो पीटर नॉर्मन थे, जो ऑस्ट्रेलियन टीम से रिलेट करते थे, उन्होंने जब इनको सपोर्ट किया तो उनको भी हटा दिया गया। लेकिन लास्टली जब इनकी आप बोल सकते हो जीत हुई, तो इनको एक तरीके से ऑनर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए एक यूनिवर्सिटी थी, इसका नाम था सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी, उनके पुतले वहाँ पर लगाए गए, काफ़ी बड़े बड़े पुतले हैं। इसके बाद में हम जानते हैं कि सिविल राइट मूवमेंट कैसे हुआ यहाँ पे। जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट किया था और उनका मेन मकसद था कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको खत्म किया जाए, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हटाया जाए। एक और इसी दौरान मूवमेंट चला था जो ब्लैक पावर मूवमेंट था, ये वायलेंट था और ये आप कह सकते हो नॉन वायलेंट था। मार्टिन ल्यूथर किंग एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, इंटेलेक्चुअल थे और बोल सकते हो आप एक्टिविस्ट थे, ठीक है। ये जो डिफरेंसेस होते हैं वो डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज जब एक साथ आ जाती हैं कुछ लोगों के बीच में, तो सोसाइटी के डिवीजन कर देती हैं। यही इसके बीच में हमने देखा है, जिसमें श्रीलंका का और बेल्जियम का एग्जांपल पावर शेयरिंग से हमने लिया। इनका ओरिजिन कैसे होता है, तो ओरिजिन होने के बेसिकली यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स देखे। इन 4 पॉइंट्स में बर्थ, चॉइस एंड रिलीजन एंड इकोनॉमिकल स्टेटस हमने देखा और यहाँ से हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो खत्म कर दिया। इसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एक्चुअली ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग। ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग जो डिफरेंसेस हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हालांकि जब बोर्ड एग्जामिनेशन चलते हैं, जिस भी स्टेट बोर्ड में, जैसे राजस्थान के अंदर ये चैप्टर नहीं कटा हुआ है, ठीक है, शायद बिहार में भी नहीं कटा हुआ है, यूपी में भी ये चैप्टर को नहीं काटा गया है। बात समझना, अगर आपकी ये चैप्टर नहीं कटा हुआ है तो आपको इस क्वेश्चन को तो अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान वालों, तुम तो अच्छे से पढ़ लेना भैया इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे जहां तक लगता है राजस्थान के अंदर ये इंपॉर्टेंट है और ये आएगा, ठीक है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद 3 नंबर का क्वेश्चन लेंगे आपसे आरबीएससी के अंदर, जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके अंदर, तो ये चैप्टर के अंदर से इस पॉइंट को आने का प्रोबेबिलिटी है। देखो अब इसमें है क्या, ओवरलैपिंग की बात करूं तो जब तक भी आपने जो भी चीजें अब तक गेन की है, तो उसमें आप ये जानते हैं कि ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को आप ओवरलैप कर जाएं, ठीक है। एंड क्रॉस कटिंग का मतलब होता है आप क्रॉस कर जाएं, काट जाएं उसको, बात को खत्म कर जाएं। बट यहां पर थोड़ा सा अंतर है। यहां पे ये ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग जो आइडियाज हैं, दे आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग वी आर एक्चुअली अंडरस्टैंड। जो हम अंडरस्टैंड करते हैं उसकी मीनिंग से थोड़ा सा ये अलग है। कैसे अलग है, इसको स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले ये समझो कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये क्या होते हैं। ऑलरेडी इस लाइन को हमने पहले पढ़ा है कि कुछ सोशल डिविजन्स तब होते हैं जब कुछ अलग अलग डिफरेंसेस एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं।
ओवरलैप कर कैसे जाते हैं दोबारा समझो। अब से पहले वाली जो लाइन थी, चलो मैं दिखाता हूं, देखो यहां पे मैंने देखो क्या बताया था, इसी में था नहीं इसमें था, देखिए यहां पे प्लीज इस लाइन को अच्छे से समझना कि अगर मैं कहूं कि सोशल डिवीजन तब होते हैं, डिवीजन तब होते हैं जब आप सोशल डिफरेंसेस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करवा देते हो, मतलब जब ज्यादा सोशल डिविजन्स एक साथ आ जाएंगे देन यू विल मेक द डिफरेंस, ओके, तब आप डिवीजन क्रिएट करेंगे। तो सोशल डिवीजन तब होगा बेटा जब सोशल डिफरेंसेस एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं, ठीक है। ऐसे समझें कि आप हिंदी बोलने वाले हैं, ओके, एंड आप हिंदू हैं, तो ऐसे में क्या होगा, हिंदी बोलने वाले और जो दूसरी कम्युनिटी, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, तो इन लोगों के बीच में ये डिफरेंस तब ज्यादा और क्रिटिकल हो जाएगा, ये सोसाइटी और ज्यादा जब डिवाइड हो जाएगी जब एक डिफरेंस तो है बट एक डिफरेंस के साथ में कोई दूसरे डिफरेंस को भी आपने ले लिया और नाउ यू आर एक्चुअली डिवाइडिंग द पीपल कि ठीक है तू हिंदी बोलता है, तू भी हिंदी बोलता है, अच्छा तू बता तू हिंदू है, तू मुस्लिम है। तो ऐसे में जब आपने हिंदू हिंदू अलग कर लिया, भाई डिफरेंस तो तभी हुआ ना जब तुम हिंदी बोल रहे हो और वो समझ पा रहा है बेचारा, ये भी समझ पा रहा है, तो ऐसे में हिंदू और मुस्लिम को जब तुमने अलग कर दिया तो वहां से ये डिवीजन होना शुरू हो गया। और ये जो डिवीजन होता है ना बेटा, ये डिवीजन बड़ा खतरनाक होता है, ये सोशल डिवीजन बहुत खतरनाक होता है, इसमें सोसाइटीज बढ़ जाती है, देश बढ़ जाता है। पाकिस्तान हमारा एग्जाम्पल था, हिंदी तो वो भी बेचारे समझ रहे थे, पंजाब तो उनका भी हिस्सा था, मैक्सिमम पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, लाहौर जिसको आज आप कहते हो, लगदी लाहौर दियाँ वाला, तो वो जो लाहौर वाला हिस्सा है पंजाब था। तो बात समझो, हिंदी भाषी थे, आज़ादी साथ में ली, हिंदी बोलने वाले आज़ादी साथ में ली, नॉर्थ इंडियन पार्ट थे, आज़ादी के अंदर साथ में मिलकर लड़े, इवन हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर भी सेम पार्टिसिपेशन साथ में रखा, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि आप अलग हो गए? वो सत्ता थी जिसके कारण से एक पर्सन को लगा कि हमारे राइट्स नहीं दिए जाएंगे, हमारा धर्म बीच में आ गया। एक तरीके से आप कॉमन थे बट यहां पर दूसरा जो डिवीजन था वो साथ में आ गया और उस डिवीजन ने आपकी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। तो बहुत ही सिंपल है कि जब सोसाइटी डिवाइड हो जाती है कुछ अलग अलग डिफरेंसेस के साथ में और वो ओवरलैप होते जाते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो ठीक है, तो ये सोशल डिविजन यहां पर होता है। होपफुली ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी।